थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। देखिए, ग्रामर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले बात को सुनो, उस बात को जब कहते समय जो सेंटेंस कह रहे हैं उसका ग्रामर समझने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ लर्निंग ग्रामर सेपरेटली। अलग से जब हम ग्रामर सीखते हैं तो फीलिंग हमारी कहीं और रह जाती है, हम केवल एक वाक्य में ज़बरदस्ती की ग्रामर लगा रहे होते हैं। इस सेशन को आप पूरा देखेगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बहुत सारे सिचुएशनल कॉन्वर्सेशंस करेंगे, राइट? कुछ वाक्य बोलेंगे, ट्रांसलेट करके कुछ बातें करेंगे, राइट? जैसे अगर हमको किसी से पूछना ही पड़ जाए कि भाई दर्द में आराम है, दर्द में किसी के दर्द है मसूड़े में, अच्छा। किसी को पूछ रहे हैं अब दर्द में थोड़ा आराम है, लॉजिकली सोचो प्रीपोजिशन को। Are you feeling better now? राइट, लॉजिकली आप बात यही करते हैं। जब हम नेचुरली बात करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि ट्रांसलेट नहीं करेंगे। सो आर यू फीलिंग बेटर नाउ? लेकिन लिटरली अगर हम दर्द पूछें, दर्द में आराम है या नहीं, दर्द मेंशन करें तो डू यू हैव एनी रिलीफ? Do you have any relief from your pain? फ्रॉम द पेन, राइट? रिलीफ वर्ड जब इस्तेमाल करेंगे तो लॉजिकली रिलीफ मिल रहा है किसी चीज़ से। सो डू यू हैव एनी रिलीफ फ्रॉम द पेन? पेन से आपको थोड़ा रिलीफ है। या फिर हैज़ योर पेन गॉटन एनी बेटर? Has your pain gotten any better? राइट, पेन जो है सही होने के लिए गेट बेटर कह देते हैं। अगर लॉजिकली देखें तो गॉटन बेटर यानी दर्द और अच्छा, राइट? हैज़ योर पेन गॉटन एनी बेटर यानी कि दर्द में थोड़ा आराम है, राइट? जैसे ये है, वैसे भी मुझे ग्रामर आती नहीं है। I don't know grammar. वैसे भी तो लगाना है, फीलिंग देनी है। वैसे भी मेरे को कोई इंग्लिश आती नहीं है। जैसे मान के चलो तुमने एक सेंटेंस गलत कह दिया, यू सेड अ सेंटेंस इनकरेक्टली इन इंग्लिश। एक सेंटेंस गलत हो गया आपका और कोई गलती निकाल रहा है उसके अंदर, समवन इज पॉइंटिंग आउट द एरर्स इन योर सेंटेंस, राइट? अब आपको कहना है वैसे भी मेरे को ग्रामर आती नहीं है। Even I don't know grammar. इवन आई डोंट नो नहीं। Anyway. इवन आई डोंट नो का मतलब हो जाएगा मुझे भी नहीं आती, यानी कि तुम्हें नहीं आती, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं आती। इवन आई डोंट नो ग्रामर, इवन मतलब ये है, राइट? और यहाँ पर कहा एनीवे आई डोंट नो ग्रामर। Anyway, I don't know grammar. जैसे अब ये कहना पड़े तुम्हें कि वैसे भी मेरे को कोई इंटरेस्ट है नहीं इंग्लिश सीखने में। Anyway, I have no interest to learn English. I have no interest in learning English. Right? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई सीखने के लिए मिक्स। देखो, 3 चीज़ें हैं। Anyway हम वहाँ पर कहते हैं जो चीज़ हम मेंशन कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हैं? Anyway I don't have. I have no interest in learning English. I have no interest in learning English. Right? या फिर anyway I'm not interested in learning English. वर्ड जब इंटरेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या है? in. जैसे कि इंटरेस्टेड हो मेरे साथ जाने में या नहीं? Are you interested? Are you interested or not? Are you interested or not? ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है ना, मतलब सिचुएशन में अंडरस्टूड है, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन चलेगा, कॉन्वर्सेशन के बीच तो चलेगा। लेकिन मैंने एक बात, हमें मान के चलो कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही है, हमें लिटरली स्टार्ट करना है, तो हमारा मैसेज थोड़ी आएगा। मैं डायरेक्ट ऐसे कह दूं आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, समझ ही नहीं आएगा किस में पूछ रहा हूँ। पूछना ये है क्या मेरे साथ जाने में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। Are you interested to go with me? फिर से ना, Are you interested in going with me? in going with me or not? Are you interested in going with me or not? Right? तो इंटरेस्ट वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन रहता है फिक्स्ड। जैसे हम पूछें कि तुम्हें क्या लगता है कि हम रेगुलरली, मतलब वर्ड होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब लगातार। जैसे मैं तुम्हें ऐसे कह सकता हूँ कि मेरी बहुत रेगुलरली वीडियो बनाया करो या रेगुलरली पढ़ाई करा करो बिना छुट्टी के लगातार, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा बी कंसिस्टेंट। Be consistent. बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पहले से जब से 2-1 महीने से हम लोग रेगुलरली अपनी वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे हैं? इस बात को कहते समय जो हम ग्रामर यूज़ करेंगे, अगर इतनी आ गई तो समझ लीजिए 10% आ गई। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे हैं 1 महीने से? ये बात कहनी है हमको। How about you?
ये क्या बकवास है? सॉरी। हाउ अबाउट यू? अलग एक्सप्रेशन है। वाई डू यू थिंक? ओपिनियन मांग रहे हैं किसी का। वाई डू Why यू do- थिंक, क्यों लगता है तुम्हें? आगे जोड़ेंगे फिर। Why do you think? सो वाई डू यू थिंक, Why do you think? और नहीं हो पाए, वी हैवंट बीन Why do you think we haven't been एबल able टू बी कंसिस्टेंट to be consistent फॉर अ मंथ, for a month? राइट? सो व्हाई डू यू थिंक वी हैवंट बीन एबल टू बी कंसिस्टेंट फॉर अ मंथ? तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्शंस हैं। ओपिनियन मांगते हैं किसी का। तुम्हें क्या लगता है वो लेट क्यों आया? जब ओपिनियन मांगे वो लेट क्यों आया, तो सेंटेंस में व्हाई डू यू थिंक कैसे मिक्स करेंगे? तुम्हें क्या लगता है वो लेट क्यों आया, Why do you think he was late? राइट? व्हाई डू यू थिंक ही वॉज लेट, व्हाई डू यू थिंक अलग तरीके से मिक्स कराया जा रहा है सेंटेंस में। जैसे ये कहें तुम्हें क्या लगता है बारिश क्यों नहीं हो रही है? Why do you think it isn't raining? इट्स नॉट रेनिंग। वाई डू यू थिंक इट्स नॉट रेनिंग? तो वाई डू यू थिंक, वाई जो है ना वो पहले स्टार्ट में लगा देते हैं लगे, वरना ये कहेंगे कि तुम्हें क्या लगता है बारिश क्यों नहीं हो रही। अगर हिंदी से मिलान करें तो ऐसा लगेगा सुनने में, तुम्हें क्यों लगता है। जैसे हिंदी का स्टार्ट करा ना इंग्लिश में, वाई डू यू थिंक, ऐसा लगेगा तुम्हें क्यों लगता तुम्हें क्यों? है। लेकिन आगे जब सेंटेंस जोड़ेंगे समझ में आ जाएगा, वाई डू यू थिंक इट इजंट रेनिंग, Raining. बारिश हो क्यों नहीं रही है। जैसे पूछें तुम्हें क्या लगता है एक हफ्ते से बारिश क्यों नहीं हुई है। अभी उसी सेंटेंस पे पहुंच जाएंगे हम जो भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था। वो एक क्वेश्चन था, वो धीरे धीरे सॉल्व होगा छोटे छोटे पोर्शन बोल के। तुम्हें क्या लगता है एक हफ्ते से बारिश क्यों नहीं हुई है? Why do you think it isn't raining for a week? इजंट रेनिंग फॉर अ वीक क्यों कहेंगे? क्योंकि एक हफ्ते से नहीं हुई है ना, हाँ। तो पहले से It hasn't been raining for a week. राइट। इट हैजेंट बीन मीनिंग अलग हो जाएगा इसका, जब कुछ नहीं हुआ है। तो वाई डू यू थिंक इट हैजेंट It hasn't. रेन्ड It hasn't rained इन अ वीक? in a week. देखो बीन वाला स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। तो कहने का तात्पर्य क्या है, 35 वर्ड्स हैं ग्रामर के, जो बात में सेंटेंस में जो ग्रामर यूज हो जाए उसको समझने लग जाओ। अगर लिटरल बीन का सारे के सारी पीएचडी करने बैठेंगे बीन पे तो वो नहीं होगा। कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, राइट? तो यहाँ पर मेहरीन ने कहा व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर अ वीक, ये भी ठीक है, मीनिंग बदलेगा बस थोड़ा सा। और व्हाई डू यू थिंक इट हैजंट रेन्ड इन अ वीक, राइट, इन लास्ट वीक, इस तरीके से अगर कह देंगे तो मीनिंग अलग है। बीन हम जनरली वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर कोई अवस्था बनी हुई है लेकिन बारिश जो है हो ही नहीं रही है, राइट। जैसे ये कहें पॉजिटिव सेंटेंस में बीन लगाते हैं जहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हो ही रहा है। जैसे ये कहें तुम्हें क्या लगता है एक हफ्ते से बारिश हो क्यों रही है लगातार, अब हो रही है लगातार। Why do you think it has been raining for a week? गॉट द पॉइंट। तो बनी हुई है अवस्था, तो बीन का मतलब ही है होना, बने होना। सो व्हाई डू यू थिंक इट्स बीन रेनिंग फॉर अ वीक, एक हफ्ते से क्यों हो रही है। अब ये कहें कि तुम्हें क्या लगता है एक हफ्ते से वो आया क्यों नहीं है हमारे घर। Why do you think he hasn't कम टू आवर house for a week? राइट। हैजेंट कम, आया ही नहीं है तो बना हो ही नहीं सकता उस अवस्था में फिर तो, राइट। सो व्हाई डू यू थिंक ही हैजंट कम टू आवर हाउस फॉर अ वीक, For a week. गॉट द पॉइंट। तो बीन कहाँ पर कह रहे हैं जहाँ पर कोई अवस्था बनी हुई है, पॉजिटिवली हो ही रहा है कोई काम, और हैजेंट यानी हुआ नहीं है इस समय में। और एक और लॉजिक है इसके अंदर, जब नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं हम हुआ ही नहीं है तो उसमें फॉर ना कह के इन कह देते हैं। जैसे ये कहें कि हमने एक हफ्ते से वीडियो डाली ही नहीं है, अपलोड नहीं करी है, सॉरी डाली एक हफ्ते से हमने वीडियो अपलोड नहीं करी है। We haven't uploaded video for a week. नहीं, जनरली फॉर टेक्निकली करेक्ट है जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलें जो हुआ ही नहीं है, In राइट। वी हैवंट अपलोडेड अ वीडियो इन अ a वीक, week. इन कह देंगे। और अगर ये कहें एक हफ्ते से रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अब कंटिन्यूटी है, पॉजिटिविटी है, लगातार। We have been uploading the video for a week. वी हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस रेगुलरली फॉर अ वीक, For a week. राइट। एक हफ्ते से रेगुलरली, Regularly लगाना जरूरी था, have been में आनी क्या? रेगुलरली से और एम्फेसाइज कर दिया, Okay. राइट। वी हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस फॉर अ वीक रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं एक हफ्ते से। देखो इसको ना एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको सीखने का, यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इनको आदत में लाने के लिए
कि ये जल्दी जल्दी याद आने लगे सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यू नीड टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम। और उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। 15 वीडियोस रैंडमली कोई भी 15 वीडियोस उठा करके देख लीजिए, सारी ग्रामर सुन चुके होंगे, लॉजिक समझ चुके होंगे, राइट। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएगा, क्योंकि रोजाना एक हमारा वीडियो अब अपलोड होता रहेगा। तो जैसी वीडियो अपलोड होगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। कोई वीडियोस मिस नहीं करेंगे। और वीडियो को लाइक करने के बाद कहीं पर भी आपको वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा ये हमारा एक फेवर टू अस, राइट। और आप ना हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारा एप्लीकेशन है फ्लुएंट फेलोज़ के नाम से, आप एप्लीकेशन मुझे व्हाट्सएप करिएगा सबसे पहले, मैं आपको डिटेल भेजूंगा। और सारी हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारे प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं लेवल के हिसाब से। बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप होगा, इंटरमीडिएट होगा, एडवांस ग्रुप होगा, टॉपिक डिस्कशन ओनली इंग्लिश, और गपशप ग्रुप, चिट चैट ग्रुप। तो बहुत सारे इस तरीके से कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप होंगे। तो जब आप इनरोल करेंगे एप्लीकेशन में, सारे ग्रुप्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, राइट। और ये दिस इज़ द कम्युनिटी ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एडल्ट्स। बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर, सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो जब आप यहाँ आके जुड़ेंगे और रियल टाइम में किसी ग्रुप में जुड़े, 4 लोग बात कर रहे हैं, किसी में 5 बात कर रहे हैं, किसी में 2 लोग बात कर रहे हैं, किसी में 15 लोग बात कर रहे हैं, तो जब आप उनके साथ जुड़ के थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स नेचुरली इन इंग्लिश, दे आर थिंकिंग इन इंग्लिश। तो कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ सिर्फ इंग्लिश में सोच के वो फ्रेज बोल दिया जाएगा, या स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा, हिंदी वर्ड्स नहीं इस्तेमाल होते हैं। आएंगे, सुनना शुरू करेंगे, सुनने के बाद 1-2 सेंटेंस खुद बोलेंगे, पहले ब्रोकन इंग्लिश बोलेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होते चले जाएंगे। डिस्कशन पूरे दिन चलते रहते हैं। कोई माइंड में आपके क्वेश्चन आया, यू डोंट नीड टू वेट फॉर द क्लास, उसी टाइम किसी भी ग्रुप में जुड़ो, फेमिलियर हो जाएंगे, एक दूसरे को जान जाएंगे, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, अपना क्वेश्चन पूछा कि भाई किसी को पता है ये स्ट्रक्चर क्यों यूज़ हुआ, या फिर इस बात को, इस एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करें इंग्लिश में। एक कम्युनिटी मिल जाएगा जहाँ पर यू कैन डिस्कस इंग्लिश, प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, जब चाहें जब चाहें, एट योर ओन कन्वीनियंस। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। फिर 2 बार लाइव क्लासेस भी होती हैं हमारी, लाइव क्लासेस में भी हम इकट्ठा होते हैं रोजाना शाम को, वहाँ पर भी हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मैंने ये सेंटेंस बोला है सही है या गलत है, और अच्छे से कैसे बोलें। 15-20 दिन में सब लॉजिक समझ में आ जाएगा और बोलने की आदत बोल बोल के पड़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि 1 हफ्ते से प्रैक्टिस नहीं करी है इसलिए सब भूल गई तुम, फिर से बात वही है, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम 1 घंटे का सेशन बनाएंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो रिपीट हो रहा है सब कुछ। हाँ। ग्रामर वही है, जैसे कहना है 1 हफ्ते से प्रैक्टिस नहीं करी है तुमने इसलिए सब भूल गई तुम। You haven't practiced for a week, that's in a week. चल जाएगा, फॉर भी टेक्निकली करेक्ट है। यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इन अ वीक, सो that's why you forgot everything. Right? That's why you don't remember anything. That's why you don't remember anything, right? You haven't practiced in a week. That's why you forgot everything. सब भूल गई तुम, right? That's why you don't remember anything, right? अगर ये कहें consistent रहना पड़ेगा तुम्हें, You have to be consistent. अब ये हिंदी में मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्चुअल में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तो समझ में आ रहा है। अगर मैं हिंदी में सच में ढूंढूं कोई अप्रोप्रिएट वर्ड तो मैं ऐसे कहता कि तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। हिंदी में मैं ये वर्ड्स कहता और फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन करता तो फीलिंग ही नहीं पहुंच पाती जो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में। लिटरली मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? यू शुड बी कंसिस्टेंट। और हिंदी में मैं कह रहा हूँ तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना छुट्टी के। So you have to practice continuously, regularly, without any break. Without any break. मैसेज तो फिर भी जाएगा लेकिन कंसिस्टेंट वर्ड को नहीं यूज़ करेंगे तब तक वो फीलिंग ही नहीं जाएगी। तो sometimes we just convey our messages and the feelings, the emotions are left behind. इमोशन और फीलिंग सारी की सारी छूट जाती हैं, राइट? और जैसे अभी मैं बाहर से आया हूँ तो थोड़ा थोड़ा ना बाहर बादल हो रहा है। हम बताएं किसी को कि थोड़ा थोड़ा बादल हो रहा है बाहर, तो हम इस बात को कैसे कहें? बाहर बादल हो गए, बादल हो गए मतलब पता है बारिश जैसा मौसम होता है। अच्छा हाँ, इट्स क्लाउडी आउटसाइड, राइट? इट्स क्लाउडी। इस तरीके से क्लाउडी मतलब है कुल मिलाकर के कॉमन एक्सप्रेशन इट्स क्लाउडी। इतने कह दिया आपने, बारिश ऐसा लग रहा है बादल हो गया है, इट्स क्लाउडी आउटसाइड। अगर ये कहें कि घने बादल छा गए, बादल भी घने होते हैं। हाँ, घने काले बादल छा जाते हैं। ब्लैक क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। नॉट ब्लैक, वो डार्क होते हैं। अच्छा, डार्क
clouds have covered the sky. करेक्ट, डार्क क्लाउड्स हैव कवर्ड द स्काई। अब कई कुछ एक वर्ड्स आते हैं, जैसे एक बार होता है सीम होता है, लुक्स होता है, लाइक होता है, जैसे इस्तेमाल करके देखते हैं कि अब मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि ओले पड़ेंगे। It's likely to rain. ओले पड़ेंगे। ओले को क्या कहते हैं? हेल। Hail. इट्स लाइकली, जब आपने कहा इट्स लाइकली टू रेन या इट्स लाइकली टू हेल, तो आपने ये बताया कि आसार लग रहे हैं, ऐसे किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसका बिहेवियर आप बता रहे हैं। इट्स लाइकली ऐसे ही लग रहा है टू हेल, लग यानी रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओले पड़ने वाले हैं। जैसे मान के चलो, अरे जैसे कि एक बच्चा है, तुमने डांट दिया उसको, अब रोने जैसी शक्ल बन गई है। अब कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है अब रोने ही वाला है, रो ही पड़ेगा, उसको देख के बता रहे हैं अपीयरेंस, तो क्या कहेंगे? ही He इज is likely to cry. ही इज लाइकली टू क्राई। तो लाइकली का मतलब है आप उस चीज की अवस्था देख के बता रहे हैं कि अब ऐसा नेक्स्ट स्टेप, राइट, उसका बिहेवियर ऐसा लग रहा है। जैसे कोई मरीज है, पड़ा हुआ है वहां पे कहीं, ही इज लाइकली टू डाई, यानी कि लाइकली मतलब आप उसको देख के बता रहे हैं कैसा लग रहा है। अब मान के चलो ये कहें कि ऐसा लग रहा है बारिश होगी। अब लाइकली ना कहें, सीम वर्ड इस्तेमाल करें। सीम वर्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर हम अपने ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि मुझे देख करके ऐसा ऑब्जर्व किया मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे। It seems raining. Seems like It seems like raining. will rain. It will rain. राइट, इट सीम्स लाइक इट विल It will रेन। rain. इसमें आपने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, इट्स लाइकली टू रेन, तो आप क्लाउड्स को देख करके आसार बता रहे हैं कि अब उसका बिहेवियर इस प्रकार का है। राइट, आई थिंक इट विल रेन, मुझे think लग रहा it will है rain. बारिश होगी। जैसे It might be rain. It might be rain. इट माइट के बाद बी हटा दो बस, इट It माइट might रेन, राइट, इट माइट रेन। इसमें भी आपने संभावनाएं जताई है आगे की। जैसे कहें बारिश में मत नहाना, बारिश में मत नहाना। बारिश में मत नहाना. हाँ, Don't enjoy the rain. You said that absolutely correctly. Don't play in the rain. Right? Don't ये play in the rain. एक्चुअल में वाली एक्चुअल फीलिंग है ये, राइट। वरना अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि ट्रांसलेट करके अगर मैं कहूँ डोंट टेक अ बाथ इन द रेन, तो वो अजीब सा लगेगा। वरना एक नेचुरल और तरीका है। बारिश डिपेंड क्या करता है, बात क्या है, भीगना बात नहीं है बारिश ना बस. बारिश में लिटरल साबुन से नहाने वाली बात नहीं हो रही है, राइट। सो डोंट बेद इन द The रेन, rain. राइट, डोंट बेद इन द रेन, यानी कि बारिश में मत नहाना। डोंट प्ले इन द रेन, डोंट गेट सोक्ड In the rain. इन द रेन, यानी कि बारिश में भीगना मत। कुल मत. मिला के वहाँ पर संदर्भ हमारा ये वाला है। और अगर ये कहें कि वैसे भी तो हम रोज नहाते ही हैं, अब ये कौन सा वाला वैसे भी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एनीवे, बाय द वे, दोनों में फर्क क्या है? देखो, By बाय the द वे, way, take एनीवे, bath daily. बाय द वे ऐसा वाला फीलिंग होता है। एनीवे और बाय द वे ना इंटरचेंजेबली वैसे अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं। ये कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये इमोशन ऐड करने के लिए है। जैसे बाय द वे का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ मेंशन कर दी और आप कुछ उस टॉपिक से हट के कह रहे हैं, यानी कि बावजूद इसके, इससे हट के। जैसे मान के चलो, जैसे कि तुमने मुझसे अभी तक पूछा नहीं है कि मैं तुम्हें घुमाने कब ले जाऊंगा, No, there हैं? You haven't asked me when I'm gonna take you outside. on a vacation, यानी कि मैं तुम्हें आउटसाइड लिटिल है when I am going to take you on a vacation, मैं तुम्हें वेकेशन पे कब लेके जाऊंगा, ये मैंने आपसे कहा। So you haven't asked me today when I'm gonna take you on a vacation, right? By the way, have you finished your homework? अब जैसे एक बात कही, उससे कुछ कुछ रिलेटेड, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा Change. हट दिया। बाय द वे, यानी कि इसको साइड रखते हुए ये बताओ पहले। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ, मैरिन, व्हेन इज योर स्कूल गोइंग टू रीओपन? व्हेन इज योर स्कूल गोइंग टू रीओपन? अब अचानक से मेरे को याद आया, बाय द वे, डिड यू स्पीक टू योर टीचर? Yes. तो इसमें क्या हुआ कि स्कूल की बात करते करते अचानक से मैं टीचर की बात करने लग गया। तो ये हमारा बाय द वे का मतलब होता है कुल मिला के इसको हटाते हुए कुछ और टॉपिक बदल रहे हैं। और एनीवे हम ऐसी फीलिंग के लिए ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरली जब हम मेन पॉइंट पे ही आ रहे होते हैं। जैसे मान के चलो हम ये कहें कि मेहरीन, आज शाम को पाव भाजी खाने चलेंगे। But maybe we should make pav bhaji at home instead.
Yeah, you said that absolutely correctly. Maybe we should make pav bhaji at home instead, मतलब बाहर जाने के literal बदले में. It will taste more good. नहीं, it will taste better. देखो more और good हाँ, है, याद जिसका आया. second degree है वो हम ER के साथ कह देते हैं. So it will taste better than the pav bhaji from outside from the market, right? जैसे बाहर की पाव भाजी से, इसी को करते हैं फिर उस पे आएंगे दोबारा. anyway, बाहर की पाव भाजी से. जब बाहर की पाव भाजी से घर की अच्छी लगेगी, हाँ. टेस्ट अच्छा होगा उसका. हाँ, The homemade pav bhaji will taste better than the pav bhaji that we bought outside. that we bring from outside. हाँ? या फिर डायरेक्ट भी कह देते हैं मॉल की पाव भाजी से घर की पाव भाजी अच्छी लगती है. सो द पाव भाजी वी मेक एट होम टेस्ट बेटर देन द पाव भाजी फ्रॉम द मॉल. यानी कि वहां से, जैसे लिटरल मैं ये कह दूं कि भाई ऐसा है, ये लेके आया हूँ चटोरे रेस्टोरेंट से. So what? कहना है ये कुछ लेके आया मैं खाने के लिए, कहूँगा ये कह रहा हूँ ये चटोरे रेस्टोरेंट का है. बिगाड़ना मत बिल्कुल भी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ये चटोरे रेस्टोरेंट का है तो कैसे कहूँगा, इट्स फ्रॉम चटोरे. राइट. जैसे मान के चलिए रसगुल्ला खाया हमने, अब हम ये कहें कि चाणक्य के यहाँ का है. क्या ये चाणक्य के यहाँ, चाणक्य शुद्ध देशी घी की मिठाई भंडार है उनका है. अब हम कहें कि ये चाणक्य के यहाँ का है. Did you bought this from Chanakya? डिड यू बाय दिस. Bought. डिड कह दिया है. Did you buy this? Did you buy this from चाणक्य? तो लिटरल ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया. इट साउंड्स अ बिट वर्डी. इज इट फ्रॉम चाणक्य? इज इट फ्रॉम चाणक्य स्वीट्स? राइट. कुछ भी दे रहे हैं कि यहाँ का है. हिंदी में इतना थोड़ी कहते हैं वहाँ से खरीद के लाया हूँ, ऐसे ही कह देते हैं ला करके, अरे ये चटोरे का है, ये चाणक्य के यहाँ की मिठाई है. ये चाणक्य के यहाँ की मिठाई है. सो दिस स्वीट इज फ्रॉम चाणक्य स्वीट स्टोर. So that means you have been consistent, but you haven't been practicing. Yeah, she has been learning consistently, but she hasn't been practicing. That's why. हाँ, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक. और इस सेशन के बारे में कुछ हो सके और बेटर करने के लिए कोई सजेशंस आपके पास में हों, ज़बरदस्ती के नहीं, सच में आपको लगा कि वो इम्प्रूव करेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ये सेशन कैसा लगा. प्रैक्टिस करते रहें. बाय बाय.